हेलो स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड हमारा चैप्टर चल रहा था और एल्किल हैलाइड में हमने आपको इंट्रोडक्शन और इसमें आपको कराया था प्रिपरेशंस। ठीक है, प्रिपरेशन में लास्ट प्रिपरेशन हमने आपको जो बताई थी वो थी आपकी बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो उसको एक बार हम आपको करा देते हैं कि बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है इसमें हमने आपको बताया था कि ये इसमें दो तरीके की रिएक्शन आती है। एक तो आती है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और दूसरी होती है स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में RCH2Cl की रिएक्शन Na से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बन गया हमारे पास में RCH2I। अब यहाँ पर Cl की जगह क्या आ गया, आयोडाइड आ गया ना, तो हेलोजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया प्लस NaCl। इसी तरीके से CH3Br ले लिया हमने, R की जगह Na से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन गया CH3I प्लस NaBr। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, इसको फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या हो गई इसकी, फिंकलेस्टाइन। नेक्स्ट इसी में आता है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन कब होती है, स्वार्ट रिएक्शन होती है कि रिएक्शन विद AgF SbF3 या Hg2F2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं RX की, तो रिएक्शन कहलाती है स्वार्ट रिएक्शन। तो RX प्लस AgF लिया तो क्या बन जाएगा, इसमें RF बन गया प्लस AgX का प्रेसिपिटेट आ गया है। ठीक, तो ये थे हमारे इसके प्रिपरेशन के मेथड। ये लास्ट टर्न पे मैंने आपको नहीं लिख पाई थी तो बता दिया। नेक्स्ट इसमें अब टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर, कि पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें केमिकल रिएक्शन से पहले। तो स्ट्रक्चर में इन एल्किल हैलाइड द CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक तो होता है C, ठीक है, और एक है X, CX है ना। तो C का तो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। C में हमारे पास में हमने बताया था ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और X का कौन सा है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग होती है। अब यहाँ पर हम जो ले रहे हैं X है, X इक्वल टू F भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, तो अगर F इज F होगा तो F के केस में 2p ऑर्बिटल यूज आएंगे। ठीक है, Cl होगा तो उस केस में हमारे पास में 3p ऑर्बिटल यूज में आएंगे। Br होगा तो 4p ऑर्बिटल यूज में आते हैं, और I होता है तो 5p ऑर्बिटल यूज में आते हैं। अब एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, अगर हम F से I की तरफ जाएं, F से कहाँ जा रहे हैं, I की तरफ जाते हैं, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, ये जो हमारा पास में कार्बन हेलोजन बॉन्ड है एल्किल हैलाइड का, ये कैसा हो जाएगा, लॉन्गर होगा। और लॉन्गर होगा तो कैसा हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जितना लंबा होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी कम हो जाती है। अच्छा, और एल्किल हैलाइड जो है दे हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, ये हमने देखा ना, CH3X टेट्राहेड्रल है। अगर हम HCX की बात करें, HCX की, तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री आता है। बॉन्ड एंगल भी कितना आ गया, 109 डिग्री। तो यहाँ हमने यही बताया है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, कि बॉन्ड लेंथ जो है एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, कि अगर CF है तो साइज देखो इसका छोटा होगा F में। ठीक है, CCl में साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया ये, और CBr के अंदर साइज और बड़ा हो जाएगा, और CI के अंदर साइज क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ देखें तो CF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉन आ रही है। CCl की बॉन्ड लेंथ देखें तो 1.78 एंगस्ट्रॉन आ रही है, और CBr की कितनी होगी, 1.93, और CI की कितनी हो गई, 2.14 हो गई। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ CF से CI की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज होता जा रहा है। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं किलो कैलोरी पर मोल में आ रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी डिक्रीज होती जाएगी। 1.39 में कितनी थी, 108 किलो कैलोरी पर मोल थी। इसमें कितनी होगी, CCl के अंदर 84 हो गई है। CBr के अंदर कितनी है, 70 किलो कैलोरी पर मोल, और CI के अंदर हो गई हमारी 56 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमने देखा कि इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, जैसे CH3X था तो यहाँ पर ये sp3S जो हो रही है वो H के साथ में हो रही है। sp3 तो कार्बन का है ही, और हाइड्रोजन का अगर लेंगे तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन का sp3S। ये जो हमारे पास में बॉन्ड बना CX बॉन्ड की जिसकी बात करते हैं, वो sp3p ऑर्बिटल से बना, और इनमें लोन पेयर जो थे X के वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी
में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद मेटल के साथ में भी देते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे ये हमारे पास में एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, कि CH और ये X। ठीक, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस जो है वो अटैक, देखो जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर पार्शियल क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और C पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस C पर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके साथ में जो C पर H जुड़ा हुआ उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो बेस की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, बेस या न्यूक्लियोफाइल जो भी हम ले रहे हैं, वो उसका अटैक जो है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक इस पे भी, कार्बन पे भी कर सकता है और हाइड्रोजन पे भी कर सकता है। तो 2 पॉसिबल साइट हो गई इसके अटैक के लिए। ठीक है, अटैक के लिए कितनी साइट्स हो गई, 2 हो गई पॉसिबल साइट्स। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी हो गया, और हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन बियरिंग हेलोजन एटम, कि जिस कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं ना कार्बन बियरिंग हेलोजन एटम, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, यही बोला ना हमने, हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन एडजेसेंट, ठीक है, उस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या तो उसके ऊपर अटैक करे, या अटैक कहाँ करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन है जो मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ, वो कितने टाइप के हो गए हमारे पास में, 2 टाइप के हो गए, कि हम यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का क्या कर रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि दोनों जगह हो सकता है ना, कि या तो ये अटैक करे इस वाले कार्बन पर, या ये अटैक करे किस पे, इस H पर अटैक करे। कार्बन पर अगर अटैक करता है तो इसे हम कह रहे हैं पाथ ए। किससे बताने, इसे अपन पाथ ए से बता रहे हैं। तो पाथ ए अगर होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या हो जाएगा पाथ ए पर, कि X जो है वो हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और NU क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट जो मिल जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही जो बेस है न्यूक्लियोफाइल जो भी है, वो अटैक कहाँ कर रहा है, एडजेसेंट जो इसके कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसके एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन लगी है, उसके ऊपर अगर अटैक करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये हमारे पास में आ गया, एलिमिनेट होकर क्या बन जाएगा, X माइनस पे हो गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, क्या बन गया, एल्कीन बन गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, अगर अटैक कहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। रिएक्शन कैसे होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। और अटैक अगर किस पर हो रहा है, कि न्यूक्लियोफाइल या बेस का अटैक जो है वो किस पर हो रहा है, बेस का अटैक हाइड्रोजन पर हो रहा है। ठीक है, जो एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन है उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास में, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन में हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कब होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक होगा। किस पर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी कब हो रही है, जब अटैक जो है वो हाइड्रोजन पर हो रहा है। हाइड्रोजन कौन सा है, और एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन किससे, कि कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, अगर वहाँ अटैक होता है तो रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में RX प्लस न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया हमारे पास में, RNU प्लस X माइनस। रिएक्शन टेक प्लेस वाया 2 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर SN1 और बाईमोलिकुलर SN2। अब ये दोनों मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ लिए। ठीक है, अब इसे फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, तो SN1 रिएक्शन में क्या बताया था कि अकर इन 2 स्टेप होगी, और ये किसमें होगी, टर्शरी हैलाइड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया हैलाइड का, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसका मतलब किसमें हो गई, टर्शरी हैलाइड में हो रही है। और रिएक्शन 2 स्टेप में है, तो फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन का वो होता है स्लो स्टेप होता है।
ठीक है। रिएक्शन का स्टेप कैसा हो गया, स्लो, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आरडीएस। तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्शरी में CH3 का होल 3C टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया, Br प्लस OH माइनस की रिएक्शन कराई, तो Br जो है वो किससे सब्सिट्यूट हो गया, OH से, OH आ गया और Br आपका लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक, मैकेनिज्म इसकी देख ली, तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो गया, C और Br ये पोलर बॉन्ड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। क्या हो गया इस बॉन्ड का, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन होगा तो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप हुआ, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ पर हमने टर्शरी क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जो बनता है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है हमारा इसका अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये लिया, और प्लस Br माइनस। अब ये हमारे पास में बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। इस पर रिएक्शन किसने करा, न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन करा, तो ये नेगेटिव है, कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो हमारे पास में क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास में आ गया। तो C प्लस OH, C प्लस के साथ में OH माइनस अटैक कर रहा, तो COH यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अगर हम इसकी काइनेटिक एविडेंस की बात करें तो काइनेटिक एविडेंस में हमारे पास में क्या आ जाएगा कि रेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेट सिर्फ RX पर तो डिपेंड कर रही है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं रहा फर्स्ट स्टेप में, तो रेट डिपेंड करी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर। ठीक है, अगर हम इसका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस देखें तो जो प्रोडक्ट है वो हमें कैसा मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। मतलब प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है। कैसे कि हमारे पास में यहाँ पर बन रहा था टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये बना ना टर्शरी कार्बोनियम आयन बना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो अटैक है OH माइनस का जो अटैक है वो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी बराबर रहती है। ठीक है, कि या तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में भाई फ्रंट अटैक हो जाए, ये बन गया, तो ये 50% बन गया। ठीक है, जैसा था, और ये हम कहते हैं बैक साइड से अटैक हो जाए। ठीक है, OH का अटैक कहाँ से हो रहा है, बैक अटैक हो जाए, तो हमारे पास में अपोजिट बन जाएगा, जो भी रिएक्टेंट लिया उसके अपोजिट बन जाएगा, तो वो हो जाएगा D ले रहे हो तो L बन जाएगा, L ले रहे हो तो D बन जाएगा, जो भी होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक साइड से जब अटैक हुआ तो भी हमारे पास में प्रोडक्ट जो बना वो अपोजिट बन गया, और फ्रंट से हुआ तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में D प्लस L दोनों बनेंगे। रिएक्टेंट आपने D लिया है तो सेम वाला हो गया D, और L हो गया अपोजिट वाला। रिएक्टेंट आपने L लिया है तो L वाला हो गया सेम और D वाला हो जाएगा अपोजिट। तो इसका मतलब यह है कि रेसिमाइजेशन में जो प्रोडक्ट बना, रेसिमिक मिक्सचर बनता है 50% D और 50% L। ठीक है, तो ये हुआ हमारा SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि यूनिमोलिकुलर क्यों कहा, क्योंकि जो इसका स्लो स्टेप है उसके अंदर केवल एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम 1 आ रहा है, जो यूनि आ रहा है 1 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही मोलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर रीअरेंज होने की भी संभावना होती है, ठीक है, कार्बोकैटायन, मान लो कोई कार्बोकैटायन ऐसा बन रहा है रिएक्शन के अंदर कि वो आपके पहले 1 डिग्री बन रहा है और रीअरेंज होकर 3 डिग्री हो सकता है, तो उस केस में भी उसका भी एग्जांपल मैंने कार्बोनियम आयन में दिया था, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, वो रीअरेंज होकर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास में। नेक्स्ट आता है इसमें एनर्जी, इसकी कहीं अगर हम देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 2 स्टेप की रिएक्शन थी। ठीक, 2 स्टेप की रिएक्शन में ये हमारे पास में रिएक्टेंट था टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस, इसमें से इसका आयनाइजेशन हो रहा है और इंटरमीडिएट हमारे पास में क्या बना था, एक कार्बोकैटायन बना था, तो ये हमारे पास में आ गया कार्बोकैटायन। और ये हमने आपको बताया था कि जितने स्टेप की रिएक्शन होती है उतनी ही क्या बनती है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये हमारे पास में 2 क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट में क्या होगा कि जो CBr बॉन्ड है इसका आयनाइजेशन हो रहा है ना, तो ये हमारे पास में हमने डैश से दिखा दिया है, TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई। यहाँ हमारे पास में ये Br हट गया है तो एक कार्बोकैटायन बन गया था ये वाला। ठीक है, और TS2 के अंदर हमारे पास में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में कि जो OH है वो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, कि ये हट गया ना तो OH जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ेगा, हमारे पास में ये प्रोडक्ट आ गया।
ठीक है। तो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो हमारे पास में डिफरेंस था वो क्या हो गया, डेल्टा एच आ गया। और ये ई एक्टिवेशन फर्स्ट हो गया, ये ई एक्टिवेशन सेकंड हो गया। और ये हमने किस में प्लॉट करा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अंदर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये से कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और ये मैंने आपको ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको ये सब चीज़ें इसलिए समझाई थी क्योंकि ये बार बार आपके आती रहेंगी पूरे सिलेबस में ना। तो ये आपको इंटरमीडिएट के लिए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब समझाया हुआ है। नेक्स्ट इसी में ही हमारा आता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन है हमारी वो होती है वन स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप की हो गई है ये, वन स्टेप की रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा, वन स्टेप की है तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर एक बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी, एक बनेगी। और इंटरमीडिएट इसके अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बताया था आपको, इंटरमीडिएट हमेशा जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी उससे एक कम बनेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो वो इसमें क्या हो जाएगा, CH3X is greater than primary alkyl halide is greater than secondary alkyl halide is greater than tertiary alkyl halide। ठीक है, CH3Br की OH माइनस से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस Br माइनस। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि वन स्टेप रिएक्शन हो गई, प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर हो रही है। ठीक है, CH3X और प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हो रही है ये रिएक्शन, और वन स्टेप की है तो वाया ट्रांजिशन स्टेट ये रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया CH3Br बन गया। इसमें रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, OH माइनस से करा रहे हैं। तो OH माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो स्टेप है यहाँ हमारा अभी स्लो और रेट डिटरमाइनिंग हो गया, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर जो OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक हमेशा कहाँ करेगा, जिस डायरेक्शन के अंदर Br लगा हुआ है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन से। कहाँ अटैक करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से ये अटैक कर रहा है तो इस समय ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग आर साइमल्टेनियसली, मतलब बंध का बनना और टूटना जो है वो साथ साथ चलता है। कैसे कि जितना बंध ये टूटेगा, भाई CBr वाला बंध तो क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, और COH वाला बंध क्या हो रहा है, बन रहा है। ये दोनों चीज़ें तो हो रही हैं। ये हम यही तो दिखा रहे हैं कि CBr वाला बंद है, ये भी हमने डॉट डॉट से दिखा दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट से दिखा रहे हैं COH वाला बंद। मतलब ये बंद तो क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, और ये बंद क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग आर साइमल्टेनियसली, कि दोनों ही चीज़ें क्या हो रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, फास्ट आ गया। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, Br पूरी तरह से बाहर लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया, और जो OH है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग गया है। ये कहाँ लगा है, अपोजिट में। देखो वहाँ हमने क्या बोला था कि वहाँ हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट है उसमें अटैक दोनों तरफ से बराबर संभावना है। मतलब आपने D लिया या L लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट के अंदर 50% D और 50% L बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है, अगर आप D लोगे तो प्रोडक्ट L बनेगा, और L लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, D बनेगा। मतलब प्रोडक्ट हमेशा उल्टा बनेगा, अपोजिट बनेगा जो रिएक्टेंट है उसका। ठीक है, तो यही चीज़ें हम क्या कहते हैं, इसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इसी को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। ठीक, अगर आप यही चीज़ होती है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, की स्टीरियोकेमिकल तरीके से हम इसको कैसे बताते हैं। अब आता है इसमें काइनेटिक एविडेंस, कि काइनेटिक एविडेंस है कि जो हम ये कह रहे हैं बाईमोलिकुलर SN2 जो शब्द आ रहा है ना, ये बाईमोलिकुलर जो शब्द आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसके काइनेटिक एविडेंस देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि रेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेट इसकी डिपेंड कर रही है Rx पे भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये स्लो में दोनों ही चीज़ें आ रही है ना। वहाँ क्या था, स्लो के अंदर आयोनाइजेशन हो रहा था उस स्टेप में ना, CX बॉन्ड का क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन हो रहा था। तो वहाँ पर सिर्फ CX जो RX है वही काम में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों ही आ रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई है ये। तो इसलिए हम इसमें 2 लगा रहे हैं, बाई मोलिकुलर। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक तो है ही, और सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है कि Br की जगह OH आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो नाम इसीलिए इसका क्या पड़ गया, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल की बात करें
ठीक है, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो इसका क्या हो जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जैसे यहाँ हमने देखा था कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी दो ट्रांजिशन, 2 स्टेप थी तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनी। यहाँ पर क्या है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है तो एक ही क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो रिएक्टेंट हमने क्या लिया था, CH3Br और OH माइनस लिया ना, तो CH3Br प्लस OH माइनस की हमने रिएक्टेंट ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये हमारे पास में बन गई है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा कि Br जो बॉन्ड है CBr वाला वो तो ब्रेक होता जाएगा और COH वाला बॉन्ड जो है वो बनता जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई ना, ये बन गया। और प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, CH3OH, ये तो बन ही जाएगा, और प्लस Br माइनस, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। CH3OH जो है वो अपोजिट बनेगा इसका, मतलब इसको OH को हमको इधर ही लिखना होगा, CH3OH। इस तरीके से हमारे पास में प्रोडक्ट आएगा। तो ये हुआ इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका, SN2 के लिए। अच्छा, अब SN1 और SN2 में जो डिफरेंस है वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही करा चुकी हूँ। वैसे तो मैंने ये भी चीज़ करा दी थी, पर फिर भी एक बार कुछ बच्चों के अगर छूट गए हो पिछले लेक्चर तो वो यहाँ पर देख इसको समझ सकते हैं। और SN1 SN2 के जो डिफरेंस है वो आप वहीं से ही उसे देख लीजिएगा कि वहाँ SN1 SN2 में डिफरेंस सारे कराए थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।